नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और जिक्र योगी 2.0 के 2.5 साल कितने बेमिसाल। तो योगी सरकार 2.0 के 2.5 साल कितने बेमिसाल रहे, यानी कि 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं और दूसरी बार प्रचंड बहुमत से लौटे योगी इन 2.5 साल में और ताकतवर हो गए। मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखा गया और चुनाव में दूसरे स्टेट में उनकी सभाओं की मांग होती रही। उनकी योजनाओं को मोदी सरकार का सपोर्ट मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7.5 वर्ष के कार्यकाल में यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने खूंखार अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है और यूपी में निवेश का माहौल बनाकर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। बुलडोजर बाबा की छवि ने देश के बाहर भी खूब पहचान बनाई, लेकिन यूपी में मौजूदा माहौल योगी सरकार के लिए एक नई चुनौतियां जो है पेश करता हुआ नजर आ रहा है और चुनौतियां अभी भी आगे भी जारी रहेंगी। जाति की राजनीति और महिलाओं पर बढ़ते अपराध, नौकरशाही और मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में योगी सरकार कितनी बेमिसाल साबित हो रही है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपार बहुमत से उपजी अपेक्षाओं को संभालते हुए योगी सरकार 2.0 25 सितंबर को अपना आधा सफर तय करने वाली है। योगी सरकार 2.0 के बनने के पहले दिन से ही चुनावी वादों को अमल में लाने में जुटी थी, लेकिन 2.5 साल की सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे। फिर लोकसभा चुनाव में सीटें घटने का झटका झेला और अब उपचुनाव सामने है। योगी सरकार ने न केवल सामाजिक योजनाओं को धार दी, बल्कि सरकार की संस्कृति व भाषा भी बदली। नीति को साधने से 2019 की राजनीति भी साधी और 2024 की चुनावी धार को भी कुशलता से निपटाया। अब यहाँ से तैयारी बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार कर 2027 की परीक्षा पार करने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक ढर्रे में बदलाव की पहल की थी। सबसे पहले उन योजनाओं को खाद पानी दिया जिनकी फसल 2019 में काटी। अब 2024 की फसल 2027 में काटने का खाका खींचा जा रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार ने यूपी में ऐतिहासिक फैसले लेकर अपराधियों और माफियाओं को धरती के 2 गज नीचे सुला दिया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूँ, इसे हाउस में कह रहा हूँ, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस की बंदूकें गरजी तो बदले माहौल में निवेशकों ने भी यूपी के सुर में सुर मिलाया। योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। योगी सरकार के कामकाज की मिसालें दूसरे राज्य भी देते रहे हैं। बुलडोजर बाबा की उपाधि और बुलडोजर वाली कार्रवाई ने यूपी सरकार को बेमिसाल बना दिया। ये अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। विकास की नई इबारत के साथ प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर योगी सरकार ने एक नजीर पेश की। सरकारी दावों की माने तो संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे किए जा चुके हैं या पूरे होने वाले हैं। पुरानी पेंशन अब भी बड़ा मुद्दा है। छुट्टा जानवरों से मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। खराब सड़कें अभी भी खस्ता हाल हैं। मंत्रिमंडल में मनभेद व मतभेद भी उभरे, लेकिन योगी सरकार ने हर मोर्चे पर खुद को बीस साबित किया। लेकिन यूपी में मौजूदा माहौल योगी सरकार के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। जाति की राजनीति और महिलाओं पर बढ़ते अपराध, नौकरशाही और मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं, जो आने वाले 2.5 साल में तय करेंगे कि सरकार आगे के 2.5 साल में कितनी बेमिसाल साबित होने वाली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो योगी 2.0 के 2.5 साल कितने बेमिसाल होंगे, और ये भी एक कड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के सामने। तो योगी सरकार 2.0 बेमिसाल बुलडोजर बाबा की छवि को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया, निवेश का माहौल पैदा किया, यूपी को नई पहचान दी। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे बिंदु, कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर योगी सरकार से सवाल भी पूछे जाते हैं। यूपी को नई पहचान दी, गन्ना किसानों पर समय पर भुगतान किया, खाली सरकारी पदों को भरने के आदेश दिए, मनरेगा के मजदूरों को सही मेहनताना दिया, फ्री राशन योजना को आगे भी जारी रखा और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती से नकेल कसी। एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा इसकी शुरुआत की, नकल माफियाओं पर नकेल के लिए नया कानून बनाया, छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन बांटे। इसके बावजूद भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि 2027 का लक्ष्य और सियासत और संन्यास को साधना भी इतना आसान नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने आए और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उथल पुथल देखने को मिली, और उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर योगी आदित्यनाथ की राजनीति का जो सफर होगा वो आगे क्या होगा, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ ने अपना किरदार बदला और राजनीति के सफर को और पुख्ता और मजबूती देने में लग गए। 2027 के लिए भी एक तरीके से उनका जो लक्ष्य कि 2014, 2017, 2019 और 22 और यही मोमेंटम 2027 में बरकरार रहेगा, लेकिन चुनौती बड़ी है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। श्वेता दुबे जी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद राय जी हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जितेंद्र सरोज जी भी हैं, दलित चिंतक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर ML वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं आनंद राय जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2.0 2.5 साल ये कितने बेमिसाल रहे हैं, ये इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? जी, योगी आदित्यनाथ के 2.5 साल, भाजपा के 2.5 साल, ये वादे इनके बिल्कुल खोखले रहे हैं। और लेकिन अभी नौकरी की बात की नकेल कस दिया। कितने कितने भर्तियों में पेपर लीक हुआ इस सरकार में। 69,000 पिछली सरकार में भर्ती हुए शिक्षक रोड पे बैठे हुए हैं। तो अब सुनिए, जिस हमारे गोरखपुर में 60,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, लाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से, लेकिन यहाँ पूरे शहर में धूल उड़ रहा है। और एक काम को एक बार नहीं खत्म किया जाता, एक काम को 3 बार में खत्म किया जाता है। तो आप बस पैसे का बजट बताते हैं और उसमें लूट खसोट करते हैं। हमारे घर के सामने अभी गैस की पाइपलाइन आई है, उसके पहले सीसी रोड बनी थी। अब सीसी रोड के तोड़ के गैस की पाइपलाइन पड़ी है और उसको तोड़ के अब सीवर लाइन पड़ रहा है। उसके बाद फिर से रोड बनाया जाएगा। तो पैसे का दुरुपयोग जो भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में है, चाहे जिले में है, तो वो कोई भी काम ओके कर देते हैं और उस पे पैसे का बजट वो गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन डालने के लिए जो खुदाई होती है, इसको कैसे, मतलब इसका सदुपयोग, जो बजट प्रोवाइड कराया जाता है, इसका सदुपयोग कैसे होगा? थोड़ा सा सजेशन भी दीजिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ कि पहले आप जैसे गैस की पाइपलाइन आप डाल, उसके बाद सीवर का काम कराइए, उसके बाद रोड बनाइए।
आप रोड भी खराब कर दिए, उसके बाद दूसरा बजट लाएंगे। तो एक एक काम फिर दो बार अगर काम होगा एक एक सड़क पे ठीक तो है नुकसान आनंद जनता राय के जी, दूसरों पर या जब भी विपक्ष या प्रतिपक्ष में कोई नेता होता है तो वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है और जवाबदेही भी सत्ता पक्ष की बनती है, मेरे लेकिन घर के समाजवादी सामने पार्टी के काम कार्यकाल में किस तरीके से सदुपयोग किया गया बजट का, तो उसको भी थोड़ा जहन में रखिएगा और उसका भी जिक्र करेंगे। प्रतिक्रिया ले लेते हैं आज श्वेता दुबे जी से, बाद में जवाब लेंगे क्योंकि पहले बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। श्वेता जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अनिल शर्मा जी का रुख करेंगे। देखिए, हमारे शासनकाल में दो बार काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना। अरे जनता नहीं, सुन लीजिए जनता के पैसे का दुरुपयोग हो। अभी कितना कानून बता रहे हैं, गोमती रिवर फ्रंट का पता है आपको कितना बजट था? तो और दो बार नहीं काम हुआ, एक बार हुआ, अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। कितने बजट में आप आज इतना नियम कानून बता दिए, जब आपकी सरकार थी तो आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए, सही को सही कहना सीखिए, अनावश्यक दोष बताना पहले खुद को देखिए फिर दूसरों को बताइए। जी हमारी सरकार में माननीय आपकी सरकार में अगर इतने अच्छे कार्य किए होते, जनता संतुष्ट होती, तो हम नहीं आप सरकार में होते। बस यही एक जवाब है कि हम दोबारा क्यों आए हैं, क्योंकि हम जनता के विश्वास पे खरे उतरे हैं, इसलिए हम दोबारा आए हैं। बाकी तो आप कुछ भी कहें, आप कहते रहेंगे और हम फिर आएंगे और आप ऐसे ही बताते रहेंगे। आप झूठ की वजह से सरकार में आए हैं। झूठ की वजह से आप चलिए, झूठ है, झूठे वादों, ठीक है जी, वापस लौटते हैं। बीच में रोकना पड़ रहा है, सीधे हरियाणा कर रहे हैं जहां पर सिरसा पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, रोड शो कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर ये प्रसार की भूमिका में अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता, क्योंकि हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जीत का दावा चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से यह आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि संगठन में मजबूती फिलहाल आम आदमी पार्टी की नहीं है और कैसे ये जीत की राह आसान होगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो की हैं, अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा के सिरसा पहुंचे हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर गाड़ियों का ये काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक जनसैलाब भी यहां पर देखने को मिल रहा है, हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन करते हुए और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पूरी तरीके से सक्रियता हरियाणा चुनाव को लेकर एक फोकस यहां पर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो डिबेट में वापसी करते हैं, अनिल शर्मा जी का रुख करेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया कि योगी सरकार 2.0 की जो 2.5 साल हैं वो कितने बेमिसाल आपको नजर आए? सोनी जी जी, सबसे पहले साधुवाद आपको, एक बहुत अच्छे मुद्दे को आपने उठाया है। चैनल पर बैठे हुए सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार।
दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। देखिए, विकास और सुशासन के 30 माह, ये बुकलेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की। तो बीजेपी ने स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद 19 मार्च 2017 को इनकी सरकार, उसके बाद रिपीट सरकार हुई, 23 करोड़ जनता का विश्वास जीता। लेकिन इन 2.5 साल के अंदर जितना विश्वास जीतने का काम इनने किया, जितना झूठ परोसने का काम किया, उसका रिजल्ट जनता ने 80 सीट जीतने का जो दावा ये करते थे, वो जवाब जनता ने इनको दे दिया। रही बात उत्तर प्रदेश में विकास की, सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है विकास की गंगा बह गई हो। चारों तरफ पानी पानी, नाले कीचड़ों से लबालब, और बरसात का पानी, जैसे अमित शाह कहते थे नाव डलवा दूंगा, तो नाव डलवाने का समय आ गया उत्तर प्रदेश। सफाई के नाम पर कुछ नहीं। रही बात खरंजों की और सड़कों की, ये बात करते हैं कि अभी हमारे सपा प्रवक्ता ही ने कि 2-2 बार बजट जारी होता है। भैया, वो 2-2, 3-3 बार बजट इसलिए जारी होता है कि इनके चुनिंदे चहेते ठेकेदारों को वो बार-बार वो ठेका दिया जा सके। बार-बार ठेका देने से कम ये होगा, एक आय की सरकार के द्वारा जो आय अर्जित की जाएगी उस समय बर्बाद हो सके। हिस्सा सबका बराबर होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, या मिनिस्टर हो, या वहां के विधायक और सांसद या पार्षद हो, सबको बराबर लिफाफा ठेकेदार के द्वारा जाता है। ये व्यवस्थाएं है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये कहते हैं विकास। विकास कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ? जरा उनका नजरिया तो देखिए। किस भारी बरसात ने वो इनकी जड़ें खोद कर रख दी। सड़कों पर जो डाबर बिछी, वो डाबर बिल्कुल ऐसे टीले जैसे वो हार्ट बीट होती है ना, ईसीजी कराइएगा, हार्ट बीट का लेवल नजर आएगा जैसे सेंसेक्स चलता है, वो कंडीशन सड़कों की हो गई। रात के अंधेरे में अगर कोई बाइक या स्कूटर लेकर निकल पड़े ना बुजुर्ग व्यक्ति, तो वो अस्पताल में नजर आए, और कई नौजवान भी नजर आएंगे। ये स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई। ये कहते हैं लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर में उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर इनका फेल है। जगह जगह बढ़ते हुए अपराध, 2-4 मार देने से ये नहीं होता कि पूरे प्रदेश में इन्होंने सुशासन ला के रख दिया। विकास और सुशासन के 30 माह केवल अपनी पीठ थपथपाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं। फ्री राशन योजना को जारी रखा। भाई, फ्री राशन योजना में एक तरफ तो आप 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दे रहे हैं पूरे देश में, दूसरी तरफ आधे से ज्यादा लोगों को आपने गरीबी रेखा से निकालकर बाहर कर दिया। तो भैया, राशन किसको आप दे रही है? तभी तो सवाल भी है, विकास के साथ साथ विकास कितना हुआ उसका भी आकलन। साथ ही इसीलिए कहा जा रहा है कि 2027 के लिए चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आया और किन मुद्दों के आधार पर अभी भी योगी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं तो उनसे इसीलिए उन सवालों के जवाब भी लिए जाते हैं। हमारे साथ जेपी त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जितेंद्र सरोज जी का रुख करेंगे। जितेंद्र सरोज जी, क्या लगता है कितना विकास हुआ और कितना विकास अधूरा है? धन्यवाद सोनी जी, और सभी वक्ता बंधुओं का धन्यवाद। विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसको हम कभी पूरा कर नहीं सकते, तो आपको भी मालूम, सबको मालूम है। लेकिन जो वादे हैं, जो हम चुनाव में वादे करते हैं, उसका पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि जनता हमें उसके आधार पर वोट देती है। निश्चित रूप से जो भी वादे थे इस सरकार के, योगी 2.0 चल रहा है और दूसरी बार भी सत्ता में है, लेकिन वादे ही हैं, सच में पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। बात किसी एक मुद्दे की नहीं करेंगे, बात चाहे छात्र की हो, चाहे महिला की हो, चाहे किसान की हो, चाहे महंगाई की हो ना। हमें लगता है अभी किसी भी चीज में वो स्तर नहीं छू पाए हैं जो उन्होंने वादे किए थे, जो छूना चाहिए। बजाय कुछ फील्ड में तो बहुत ही ज्यादती हो गई है। मैं एक
चूंकि डॉक्टर हो प्रोफेशन से, तो छात्रों के लिए मेरा यही कहना है कि कुछ लोग तो यही कहते हैं कि सरकार लीक सरकार हो गई है, एक हंसी मजाक के मामले में कहते हैं ना। किसानों के मामले में भी ऐसा नहीं है। एनसीआरबी का डाटा बताता है किसानों की आत्महत्या में वृद्धि हुई है यूपी में। अगर आप इसमें से कोई बंद हुई एनसीआरबी का डाटा देखेंगे 2021-2022 का, यूपी में अकेले ही 42% की वृद्धि हुई है। छात्रों की भी सुसाइड में वृद्धि हुई है। और महिलाओं का इस समय जो उत्पीड़न खास करके यूपी में हो रहा है वो बिल्कुल परे है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई, नाबालिग बहनों को 2 को 100 लटका देना, 4 साल की मासूम की शर्मिंदगी से रेप, अयोध्या मंदिर में भी हाल फिलहाल मैंने सुना 17 से 20 की गैंग रेप, एक वहाँ कोई नेता थे वहां भी नाबालिग से गैंग रेप। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में हम इतने धौंस जमाए जा रहे हैं कि हमारी कानून बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। और रही बात जो एनकाउंटर्स की है और रही बात बुलडोजर की, तो मुझे लगता है बुलडोजर एक अलग प्रक्रिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। उसको मॉडल नहीं करना चाहिए, कानून को अपने काम करते रहना चाहिए। बाकी इनकाउंटर पे जो चीजें हुई हैं वो मैं साफ और स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि वो चीजें देख के की जा रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हर किसी गैंगस्टर को, बात अभी क्यों कह रहा था कि आतिक अंसारी को कर दिया गया, उन्होंने कितने को मारा कितने को नहीं मारा, तो हम बात ये कहेंगे चुलबुल सिंह भी तो बीजेपी के हैं, ब्रजेश सिंह भी तो बीजेपी के हैं, तो उन्हें बीजेपी में एमएलसी पद से क्यों रखा गया? बहुत सारे सवाल जवाब हैं, एक दिन में डिस्कशन नहीं हो पाएगा। कोई अगर क्रमवार मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहे तो ले लीजिए पहले पॉइंट, फिर महिला पे, फिर हम इनकाउंटर पे भी ले लेंगे, फिर किसान भी ले लेंगे, शायद बेहतर डिस्कशन हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे मसले अभी भी हैं जिनका हल होना बाकी है। और एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो और मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि ये कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सवाल अभी भी हैं। क्योंकि चाहे वो पुरानी पेंशन हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनका हल कब निकल कर सामने आएगा। एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्नाटक और दक्षिण भारत में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। वो हमारे जो सज्जन बोल रहे थे उनको वो नहीं दिखाई दे रहा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे को उठाएंगे, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, आप उठाइए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की धूम पूरे विश्व में मची हुई है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हमें बुलडोजर चाहिए इनका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना यदि है तो वो आदित्यनाथ योगी में है। आप देखिए जितने भी वो कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, उनके आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जिस ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपके विचारों को समझते हैं और आपने राय साझा की। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो फिलहाल जनता की कसौटी में योगी सरकार कितना खरा उतरी और कितना खरा उतरेगी, क्योंकि अभी भी कई वादे ऐसे हैं जो अधूरे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे और बात कर रहे हैं योगी 2.0 के 2.5 साल कितने बेमिसाल, क्योंकि चुनौती भी बड़ी है और सवाल भी। जेपी त्यागी जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता की कसौटी में कितना खरा उतर पाई योगी सरकार अब तक? अनम्यूट करिएगा जेपी त्यागी जी। जेपी त्यागी जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर ले, इसके बाद अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ जी सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। जेपी त्यागी जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ सोनी जी, मेरा ये कहना था, योगी जी देखिए सरकार किसी की भी है, लेकिन उसकी एक ये सतत प्रक्रिया विकास की भी और कानून व्यवस्था की भी हमारी सबकी अपनी एक अलग वो रही है। अब योगी जी का जो शासन काल रहा है पिछले 7 साल से करीब 7 साल से ज्यादा हो गया है, तो कानून व्यवस्था के मामले में देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष अपनी ड्यूटी है वो निभा रहा है, निभाएगा, कहेगा, आरोप भी लगाएगा, लेकिन जो विकास के काम है वो भी जारी है। और कानून व्यवस्था का लोगों में
काफी अच्छा पॉजिटिव असर गया है। अगर आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो काफी मतलब जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेके या और कुछ बातें हैं, कम से कम संतुष्ट हैं लोग आज, और चाहते हैं कि योगी जी कानून व्यवस्था के मामले में जो उनकी प्रक्रिया रही है, जो रहा उनका विकास की जो नीति रही है कानून व्यवस्था की, वो बेहतर है और बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्वाभिमान की भावना है, तो वो बनी रहे। हम किसी को भी नीचा दिखाने का, या जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई एनकाउंटर किए जा रहे हैं, एक जाति विशेष को उसमें टारगेट किया जा रहा है, जो कि मेरा जो मानना है पुलिस शायद ऐसा नहीं करती है। ठीक बाकी योग विकास जो है वो अपना निरंतर प्रक्रिया है, भी जारी है, और उसमें कुछ कमियां होंगी वो स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन आकलन कहीं ना कहीं होता है पूरी सरकारों से, और अभी जो सत्ता पक्ष है आकलन होता है कि हाँ किसकी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था है, बेहतर जो विकास योजनाएं हैं धरातल तक पहुंच रही है, ये एक आकलन होता है। और ये आकलन बेहद मायने भी रखता है कि जनता से किए हुए वादे वो कैसे जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। हमारे साथ प्रोफेसर ML वर्मा भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर, जिस तरीके से जो 2.5 साल का ये कार्यकाल रहा, कितना बेमिसाल, और आगे क्योंकि अभी कानून व्यवस्था का जिक्र हो रहा है, कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर अभी भी सवाल हैं कि ये आपराधिक जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जी नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मिल पा रही है। देखिए, मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। कल एक पत्रकार महोदय, परसों की बात है जी, एक रीट्वीट कर दिया था और उनके ऊपर 4 मुकदमे लग गए। शासन के संदर्भ में अगर रीट्वीट किया आप ही के समकक्ष, तो 4 मुकदमे लग गए। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। आपको ये किताब दिखाई पड़ती है, देखिए इधर, ये किताब द हार्ट ऑफ पावर, इसमें उत्तर प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों के काम के संदर्भ में चर्चा है। सबसे लास्ट में अगर किसी का नंबर आता है तो योगी जी का आता है। कारण, उसका कारण क्या है जी? उसका कारण ये है, किसी पार्टी वाले से मैं अनुरोध करूंगा, आप बुरा न मानिएगा, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, साइंटिस्ट हूँ इसलिए। कारण ये कि जब आप किसी विकास की बात करेंगे तो आप शिक्षा की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, आप समाज कल्याण की बात करेंगे। ये मुख्य मुद्दे हैं विकास के। विज्ञान की बात करेंगे। मैं अभी श्रावस्ती अपने गांव गया था, तो हमारे एक प्रोडक्ट है मित्र, वो टीचर है, तो उसने बताया 5 सितंबर की बात है कि सुबह 4 बजे से नायब तहसीलदार साहब ने हमको पकड़ लिया और जितने शिक्षा मित्र थे उनको सबको जेल में बंद करना था या कहीं बंद करना था ताकि वो लखनऊ न पहुंच पाए, क्योंकि उनका धरना था। ये कहावत है गांव में कि जबरा मारे रोए न दे। मतलब आप के संदर्भ में अगर कोई बात करे तो आप उसको आप उसके करें। आप बताइए, विकास बुलडोजर से होता है? एक ईंटा अगर रख न सकिए आप, तो आप उसको गिरा करके इसके बाद में कौन सा बुलडोजर व्यवस्था कर लेंगे? कौन सी न्याय व्यवस्था? आप देखिए, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट आपने सुना होगा। सुन तो लीजिए, अगर किसी ने काम किया है इससे पहले की जो व्यवस्था आई है जी, गुंडा एक्ट चौधरी चरण सिंह ने पास किया जी, और आपका ये जो गैंगस्टर एक्ट है उसी विधानसभा में जिसमें हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही मेंबर थे, उसमें गैंगस्टर एक्ट वीर बहादुर सिंह ने पास किया। यानी जो लोगों ने काम किया, इसमें कोई बुलडोजर एक्ट तो पास भी नहीं हुआ, और लोगों को वो किया जाना अच्छा नहीं लगता है। और अगर प्रशासन की बात करें, आप हमको बता दीजिए कौन सी तहसील है जहाँ पे भ्रष्टाचार कम हो गया, कौन सा ऐसा थाना है जहाँ पे भ्रष्टाचार कम हो गया। बस डर ये होता है कि अगर सही बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं मेरे ऊपर भी ना हो जाए। अन्यथा एक उदाहरण बताऊं, मेरी पत्नी प्रोफेसर मेरी पत्नी रिटायर की है 30 जून 2023 को, और आज तक अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली। ये प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था है, ये समाज कल्याण। अब आप सोचिए, 23 हो गया, 24 हो गया,
24 दिसंबर आने जा रहा है, 2.5 साल होने जा रहे हैं और पेंशन अभी नहीं मिली। आप उन लोगों से पूछिए जो रिटायर कर जाते हैं, इसके बाद उनको पेंशन कब से मिलती। विधानसभा क्वेश्चन 2-2 बार हुई, कोई जवाब। हम किस प्रशासन की बात करें? आप उस थाने का नाम बता दीजिए जहां ईमानदारी हो, उस तहसील का नाम बता दीजिए जहां ईमानदारी हो। जो पीड़ित है, देखिए बड़े लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, जो पीड़ित है, जो आज, और जैसा भी एक भाई साहब कह रहे थे, वो रिजल्ट जो लोकसभा में दिखाई पड़ा, झटका था, वो लोकसभा में दिखाई पड़ने का कारण यही है, इसका नतीजा था, उसी का नतीजा है। श्वेता जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे क्योंकि ये अच्छी बात है कि जो करियर रहा योगी आदित्यनाथ का, और ऐसा नहीं है कि ऐसे मामलों में उन्होंने सख्त हिदायत भी दी और जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कई बार निर्देशित भी किया सख्ती के साथ, लेकिन बावजूद इसके देखा जाए स्थितियों में सुधार देखने को नहीं मिला। जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और अभी भी सवाल इस बात को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर क्या काम हो रहा है। सबसे बेहतर विकास की जो धारा है वो इस बात से नजर आती है कि भाई सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार अगर बेहतर है, इस दिशा में काम किया गया तो विकास हुआ। देखिए, विकास एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है और इसको एकदम किसी आयाम में नहीं नापा जा सकता है। भाई साहब, आप बोल रहे थे, मैं बोली नहीं, कृपया आप सुन लीजिए आप। और रही बात जो आपने अभी बताया, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है तो उसके 6 महीने पहले से ही उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। निश्चित रूप से आपकी कोई कमी रही होगी तभी आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है, और अगर इस तरह का कुछ है तो ये विभागीय गड़बड़ी है, ये प्रशासन या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। अगर छोटे स्तर की कोई गलती है तो ये आपकी जो रिटायर हुए हैं वो जवाब किससे मांगा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री जी, जवाब किससे मांगा जाएगा? जो सत्ता पे आसीन है, जवाब तो उसी से मांगा जाएगा ना। कर्मचारी की पत्नी हूँ और मुझे पूरा जियो छात्रा बेस मालूम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ। हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने बहुत बताया, टापू है, सड़कें हैं। आप उत्तर प्रदेश की बड़ी सूक्ष्म विवेचना कर रहे हैं भाई साहब। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया रहा है सैलरी, तो क्या उसी नक्शे कदम पर यूपी गवर्नमेंट भी चलेगी, योगी आदित्यनाथ सरकार भी चलेगी? आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्वेता जी, तो उसी लिहाज से आप जवाब दीजिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद राय का रुख कर लेते हैं। आनंद राय, जिस तरीके से, क्योंकि लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अभी भी पुरानी पेंशन का मसला है जो हल नहीं हुआ, साथ ही जातिगत राजनीति को लेकर भी जो सियासी बयानबाजी है या राजनीति है वो चरम पर है, और साथ ही सड़क के गड्ढे अभी तक बड़ा सवाल बने हुए हैं क्योंकि आए दिन घटनाएं सामने आती हैं। छुट्टा मवेशी से किसान भी बेहद परेशान है, तो परेशानियां अभी भी हैं और आगे 2027 का लक्ष्य। देखिए, अभी गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो रही थी, तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी भी गन्ना किसानों का कोई भुगतान नहीं हुआ है। ये फर्जी डेटा गलत है, ये आपकी जानकारी, पहले आप जानकारी करें। गन्ना किसानों चल भी रहा है। आनंद राय जी, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर इसमें लिखा भी हुआ है। रुक जाओ, मैं डेटा दे दूंगा आपको, पर्सनली दे दूंगा। नहीं, आप डेटा कैसे देंगे? मैं अपडेट आपको दे रही हूँ अभी तुरंत। ऑथेंटिक बात, गलत बात जो कार्य हो चुके हैं मत करिए। आनंद राय, एकदम अपडेट ठीक है, ठीक है। आनंद राय, नहीं सुनूंगी मैं खटाखट। लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा हार जीप से किसानों की मौत कर दी। बात मत करिए, नहीं तो मैं भी बहुत उदाहरण दे दूंगी। अयोध्या देख लीजिए आप ही के पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं को खतरा समाजवादी पार्टी से है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आप ये डिफाइन करने में बिजी हैं कि समाजवादी पार्टी है। अयोध्या से चल के आइए तो हमारे पड़ोस में कन्नौज में देख लीजिए, उन्होंने काम किया है। देख लीजिए। अरे हाँ, और गोलीकांड किसने किया है?
बोलने चलिए चलिए, ऐसे आंकड़े अगर गिनाए जाएंगे तो बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। और जो सत्ता में काबिज होता है ना श्वेता दुबे जी, तो देखा जाए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो कार्रवाई करना सत्ता पक्ष का काम है। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी, नहीं दिया हमको। अनिल शर्मा जी, क्या लगता है 2027 है, कितना किसानों के तहसील फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अब कितना मुआवजा आपने दिया पिछले साल से? आज भी आपको पता है इसी चैनल पर डिबेट हो चुकी है। क्या किसानों के हित में आपके अपडेट नहीं है अजय जी, प्लीज अपडेट होइए। झूठ की बुनियाद पे सरकार चला रहे हैं। आपके संग है खटाखट, हम नहीं झूठ, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल 15 लाख आएंगे, फॉलो कर रहे हैं। आपका परिवारवाद का मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है, तुष्टिकरण का गुजरात मॉडल आएगा। कहाँ है आपने मॉडल है? गुजरात आप भूल जाइए। आप नारा बिल्कुल सब जुमला है, ये आपके नेताओं का महंगाई की मार पहले चुनाव नतीजे पर जुमला है। चलिए शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। क्या था? अरे यार झूठ बोलने वाले लोग हैं, आप फरेब करने वाले लोग हैं। आप बोल रहे हैं और आप कह उससे रहे हैं। अरे किस स्तर तक जा रहे हैं? डिबेट को डिबेट तक रखिए। बहुत हुई तेल की मार। अब की बार व्यक्तिगत रंजिश नहीं है मुझे आपसे, आप भी मत रखिए, बात ऐसी करिए तो सही हो। आप झूठ बोल के जो सरकार चलाते आए हैं, जनता आप उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया है। ठीक है, अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। आनंद राय जी, जनता का अनादर कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसके जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है आनंद राय जी, अनिल शर्मा जी का रुख करते हैं। अनिल शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? पूरे टाइप क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी श्वेता जी ने इस बात का जिक्र किया था कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अभी सैलरी नहीं मिल रही है, 3-3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। और आज ही जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कुछ चुनावी वादे करते हुए नजर क्या बताएंगे? अनिल शर्मा जी, श्वेता जी और आनंद बोल ही नहीं पाते हैं, बोलने जाना पड़ता है। आप आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, आप देश के विरोध में बोलते हैं। ठीक है श्वेता जी और आनंद राय जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अनिल शर्मा जी का रुख किया है, उन्हें बोलने दीजिए। अनिल शर्मा जी, बातों का तो ध्यान कीजिए। को देश में होने में शर्म आती थी, चाइना में बोलते थे और देशों में जाकर बोले। म्यांमार पूरे देश में पेट्रोल हुआ है वाले दीजी हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको देश में पैदा होने में शर्म आती है। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा मैं की बात पूरी हो जाए इसके बाद आपसे जवाब लेंगे। आप लोग इस पर गर्व। श्वेता जी, आपसे जवाब लेंगे। अनिल शर्मा जी की बात सुन लेते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की, ये विकास की बात करते हैं जी। आप सबसे पहले स्वास्थ्य पर जाइए। जितने भी CHC कैंपस हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनका ब्यौरा अपने क्षेत्रीय जो आपके संवाददाता हैं उनसे कराइए। आपको मिलेगा कभी वहां डॉक्टर नहीं है, कभी नर्स नहीं है, पता लगी वहां के पियोन चला रही है, इंजेक्शन भी पियोन लगा रहे हैं। ये स्थिति है। बेड नहीं है तो कभी दवाई नहीं है। ये स्वास्थ्य का हिसाब है। रही बात शिक्षा की, शिक्षा का स्तर किस प्रकार बदतर इन लोगों ने कर दिया। प्राइमरी के टीचर्स को जो बेस है उसको तमाम ऐसी व्यवस्थाओं में संलग्न कर दिया कि आप स्कूल के टाइम में ये वाली ट्रेनिंग करिए। प्राइवेट जो एजेंसियां हैं उनके हाथों में सौंप दिया पूरी शिक्षा को। एक BEd BTC ट्रेन टीचर को एक इंटर BA वाला व्यक्ति वहां पढ़ाने की कोशिश करेगा कि आपको नया पढ़ाने का तरीका ये है, इस तरीके से आप पढ़ाइएगा। पढ़ाने के जो व्यक्ति ट्रेंड है, जिसने हाई स्कूल किया है, इंटर किया, BA किया, MA किया, MSc किया, BCom किया, सारा करने के बाद जब BEd किया या BTC किया या स्पेशल BTC किया, फुल ट्रेंड टीचर को एक हाई स्कूल इंटर वाला या ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति जो NGO लेकर बैठा है, उन NGO को इन लोगों ने सौंप दिया। ये शिक्षा का स्तर है। उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात,
स्वास्थ्य हो गई, तो शिक्षा की बात हो गई, तीसरी बात रोजगार की। ये कहते हैं कि 2 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का इनका प्लान है। 2 वर्षों के अंदर 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे। भाई लगातार 5 साल आपकी वो सरकार रही, 17 से 22 तक, 2.5 साल ये हो गई, 7.5 साल आपकी सरकार रही। अब तक कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? नौजवानों को जब उन्होंने रोजगार मांगने का काम किया तो आपको लाठी झांप भांजने का काम किया। SC, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, इन सबका जो था 69,000 के मामले में बिल्कुल क्लियर पोजीशन आ गई। 72,000 की जो भर्ती थी शिक्षकों की, उसमें क्लियर पोजीशन आ गई। टीचरों का पेपर लीक हुए 7 साल में 70 से ज्यादा सरकार में हुए। ये सारी व्यवस्था है, कम से कम इन पर गंभीर चिंतन और मनन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की शायद यही तमाम मुद्दे रहे हैं जो अपनी जगह, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सियासी पैंतरेबाजी चली, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट का अगर जिक्र किया जाए और कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सोचने पर हर कोई मजबूर हो गया कि अब यूपी के सीएम की जो कुर्सी है उसका डिसीजन दिल्ली, यानी कि वो उस कुर्सी का रास्ता दिल्ली पर टिका हुआ था। उस वक्त की भी जो खबरें जिस तरीके से सामने आई, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम अगेंस्ट हो गए और विपक्ष को अच्छा खासा मौका भी मिला। अब 2027 आगे है, तो एक जातिगत राजनीति को लेकर अगर देखा जाए, हमारे साथ दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं। अभी बिहार का भी घटनाक्रम सामने आया था, किस तरीके से उन तमाम दलित बस्तियों को जलाया गया। तो जातिगत राजनीति को कैसे देखते हैं? ये तमाम मुद्दे भी हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये आप लोग हैं, लेकिन इन विकास को लेकर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, सवाल भी उठ रहे हैं। जितेंद्र सरोज जी, 2027 अभी अनिल शर्मा जी ने जो बोला हालत है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है जी। और लगभग 52 डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता भी हूँ, हमारे बैचमेट यार उसी प्रोफेशन में है, उन्होंने बिल्कुल कोरा सच बोला है। जहाँ पे मेडिकल स्टाफ मेडिसिन बांट रहा है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए अलग से भी अपॉइंटमेंट की चीजें की जा रही हैं, NHM के द्वारा की जा रही है, UPSC से भी की जा रही है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जो चीजें हैं धरातल को यही है कि वहाँ पे जो डी फार्मा या बहुत मुश्किल से बड़ा डॉक्टर है, अभी आप डाटा निकाल लेंगे ना तो 2023 का डाटा है जिसमें 52 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अनफर्निश्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, PHC और CHC जो है अनफर्निश्ड है अभी ना, वो बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, हम शिक्षा की बात, हेल्थ की बात में ज्यादा करूंगा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज यूपी में खोले गए हैं, मेरे हिसाब से 2006 में जब मैं MBBS किया तो उसमें 6 मेडिकल कॉलेजेस थे। अभी जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं उनकी हालत ये है कि अगर मुझसे कहा जाए कि आप परमिशन देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं 10 से ज्यादा को दिखाऊंगा। अब आपने हाल फिलहाल में सुना होगा ना, योगी जी ने खुद फोन किया नड्डा जी को कि हमें परमिशन चाहिए, दिस वाज द न्यूज ना, कि हमें मेडिकल का हमारे कॉलेज चलने दीजिए। क्या ये तरीका है? ऐसे सारे स्टेट के CM मिनिस्ट्री बिना फर्निश चीजों के अब डिमांड करने लगे कि हमें सिर्फ पब्लिक में शो करना है कि हमें इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं और आप ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री से इसलिए आपकी सरकार आपको मिल जा रही परमिशन। मेरे हिसाब से मैम हम NMC पे भी अपने उंगली उठा रहे हैं कि MCI जो पहले की थी अच्छी थी कि कम से कम अभी नई ऐसे PPP मॉडल पे कॉलेज खुले जिनको वास्तव में पैरा मेडिकल नर्सिंग का भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। मैं खुद जिस जिले में, हेलो जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मैम? जी जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, मेरी आवाज है आपको? मिल पा रही बखूबी। ओके, तो मैं यही कह रहा हूँ मैम कि हेल्थ को लेकर के नाम दे देने से, डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल का नाम का बोर्ड चेंज कर देने से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता मैम। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी कि फैकल्टी से जूझ रहे हैं, नए जो बच्चे स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं मैम, वो लेते हैं, खूब रिकमेंड करते हैं। तो मैं इतना जो नए बच्चे आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि उनके आगे का फ्यूचर क्या होगा। फिलहाल बिल्कुल रोजगार के लिए अभी भी जो युवा हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। कई बार रोजगार को लेकर जिस तरीके से, चाहे वो विपक्षी राजनीतिक दल हो या फिर युवा हो, वो लगातार ये बोलते हैं कि हाँ रोजगार
को लेकर सवाल उठाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि 2027 की राह को आसान बनाने की वो तमाम अटकलें और कोशिशें नजर आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है कि भाई 2027 भी जैसे कि पहले जो रिजल्ट सामने आया, हालांकि एक झटका महसूस किया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद, क्योंकि जो लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का उससे कोसों दूर नजर आए। और 2027 को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हों और कई सीटें ऐसी हैं, चाहे मिल्कीपुर सीट हो और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और चुनौती बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने और ये तमाम मुद्दे। जी सोनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी की राह बहुत आसान नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक के साथ जो भी इन्होंने वायदे किए हैं और उन्हें पूरा करना, अभी करीब 3 साल बचे हैं चुनाव में, लेकिन अब विपक्ष अपना काम कर रहा है और वो घेरेगा चारों तरफ से, क्योंकि उसको जो लोकसभा में सफलता मिली है उसके काफी उत्साहित हैं। और योगी जी को भी और मेहनत करने की जरूरत है और जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें पूरा करें। और जो रोजगार की बात है तो रोजगार के भी आए दिन अब विज्ञापन तो निकल रहे हैं, अब कितनी सफलता मिलती है वो समय बताएगा। बिल्कुल, समय इजाजत नहीं देता कि आप ये चर्चा आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी बात है कि 26 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़कर सांसद बने सीएम योगी आदित्यनाथ और 120 से 30 जो विकास की योजनाएं हैं उनको पूरा किया और अब आगे और भी ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक कसौटी है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी। और 2027 का लक्ष्य इसी आधार पर है। खुद आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे ये एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।